आज का टॉपिक है हमारा पार्ट 6 वैदिक सभ्यता पार्ट 6 वैदिक सभ्यता पार्ट 6। ये बहुत लंबा खींचेगा, मतलब वैदिक सभ्यता का कई पार्ट्स और बनेंगे। वैदिक सभ्यता पार्ट 6 में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, उपनिषद। पता ही है मीनिंग क्या है। उप मतलब नजदीक, समीप, नी मतलब नीचे, सद मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो यही है। गुरु के समीप बैठ के, नीचे बैठ के, गरीब गुरु के समीप नीचे बैठ के, गुरु का दर्जा थोड़ा सा ऊपर होता है, स्टूडेंट जो है वो नीचे बैठा हुआ है। यही कहने का मतलब है, गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यही इसका लिटरली मीनिंग है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कितने उपनिषद है भाई? टोटल 108 उपनिषद अभी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कम से कम 200-300 लगभग उपनिषद है जो उपनिषद के लाइन पे खड़े हैं, लेकिन 108 को ही उपनिषद माना गया है। ठीक है, इसमें से 12 उपनिषद को प्रामाणिक माना गया है, प्रामाणिक उपनिषद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने प्रामाणिक उपनिषद है? 12 108 में। ठीक है भाई, इसे वेदांत कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य में सबसे अंत में जोड़ा गया है ये। ठीक है, वेदांत, वेदांग अलग चीज है भाई। वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वेदांत हिस्सा है। आगे चलते हैं, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत। दर्शन बोले तो फिलोसफी, फिलोसफी का जन्म कहाँ हुआ है क्वेश्चन पूछेगा। फिलोसफी का पिता कौन है? उपनिषद। इंडियन फिलोसफी का जनक कहा जाता है उपनिषदों को। क्यों? कारण अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। उपनिषद कर्मकांड और बलिदान की निंदा करता है। ठीक है, उपनिषद कर्मकांड और बलिदान की निंदा करता है। वही मतलब धर्म कांड, धर्म से, धर्म की जोर इसमें नहीं है भाई। क्या इसमें कहता है कर्म की जोर, कि मन, इस उपनिषद कहता है कि कर्म करोगे तो यही है जीवन का आधार, कर्म करो, धर्म पे ज्यादा जोर मत दो। ये मना नहीं करता है, मतलब धर्म से ज्यादा कर्म का महत्व बताया है उपनिषद में। और कर्म जहां है वहीं फिलोसफी का जन्म हो गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपनिषद किस पे जोर देता है? कर्म पे, कर्म मार्ग पे जोर देता है। ठीक है, कर्म मार्ग में जोर देता है। धर्म मार्ग को, धर्म मार्ग को ये विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि मत करो, ये नहीं कहता है, मतलब धर्म मार्ग से कर्म मार्ग की तरफ जोर देने के लिए ज्यादा कहता है। वहीं ब्राह्मण हम लोग पढ़ेंगे, ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म मार्ग पर ज्यादा जोर देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धर्म मार्ग ब्राह्मण जोर देता है और कर्म मार्ग पे उपनिषद जोर देता है भाई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के सिद्धांतों का विरोध कौन करता है? उपनिषद करता है। ठीक है, ये विरोध करने का अर्थ है कि बस यही विरोध है कि ब्राह्मण में धर्म को ज्यादा जोर दिया गया है, कर्म भी है उसमें, लेकिन कर्म वहां गौण है, कम है, और धर्म ज्यादा जोर दिया गया है। यही उसी तरह उपनिषद में कर्म पे ज्यादा जोर दिया गया है और धर्म को कम किया गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ में अंतर है भाई। ठीक है, इसकी रचना कब हुई थी? 800 से 500 बीसी में उपनिषदों की रचना हुई थी, ये काल भी याद रख ले। अब आगे चलते हैं, सबसे पहला उपनिषद कौन सा था भाई? फर्स्ट उपनिषद दैट इज छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सबसे लास्ट का अंतिम उपनिषद 108वां कौन है भाई? मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? सबसे बड़ा, नाम से ही पता चल जाएगा, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, बृहद सबसे याद रह जाएगा, सबसे छोटा है मांडुक्य।
मांडुक्य उपनिषद, इतना आप याद रख लीजिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये लुसेंट बाबा ने बहुत अच्छा से बताया है। सत्यमेव जयते ये बताएगा पंकज, कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से? मंडोक मंडोक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद, मुंडक, यस ठीक है, यस। मुंडक उपनिषद, या इसको एक साथ जोड़ दो, मुंडकोपनिषद हो जाएगा, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिए। उपनिषद में आने वाले ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा तो पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इतना उपनिषद से अब याद रख लीजिए। अब हम लोग चल और कुछ चीजें उपनिषद से मैं बता देता हूँ, रुक जाइए। किधर गया? एक जाबलो उपनिषद है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया है। जाबलो, जाबलो उपनिषद से में एक चार आश्रम जो है ना, चार आश्रम का वर्णन किया गया है। चार आश्रम क्या है? मनुष्य के जीवन काल को 100 साल में बांटा गया है। 25 साल गृहस्थ जीवन, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चार है, याद नहीं आ रहा मुझे। लास्ट वाला सन्यास है। एक वानप्रस्थ है, एक गृहस्थ है, और एक क्या है, कोई बता दे। चार आश्रमों में बांटा गया कि 25 साल गृहस्थ आश्रम बिताना चाहिए, 25 साल वन में रहना चाहिए, 25 साल संन्यास लेना चाहिए। एक और कोई मुझे याद दिला सकता है तो बहुत अच्छा होगा। चार आश्रम गूगल में डाल दो, पटाख से आ जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार आश्रम क्या क्या है, वेदों में कितने आश्रमों की बात की गई है? चार आश्रम में भाई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 साल इसमें रहना है। 25 साल के बाद विवाह करने के बाद कहता है इसमें ये वेद। फिर 25 साल कहता है पारिवारिक जीवन व्यतीत करो। फिर 25 साल मतलब आधा पारिवारिक और आधा मतलब वन में ही रहो, मतलब परिवार के साथ। और सन्यास जो है वो 25 साल के बाद, आखिरी 25 साल एकदम पूर्ण सन्यास, देश दुनिया मायावी दुनिया से सन्यास। तो ये चार आश्रम का जिक्र कहाँ मिलता है? जाबलो उपनिषद में, ठीक है। तथा चार आश्रम का जिक्र कौन से मंडल में मिलता है भाई? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? बता दें, एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। रुक जाइए, मंडल 10th में सर, पुरुष। है 10th में, 10 में 10th ना? में हाँ, 10th में है चार आश्रम का, सही है। ये मेरे मुंह जुबान में भी आ रहा था, मगर यही होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जाबलो उपनिषद में और एक मंडल उपनिषद में। सॉरी, कौन सा 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आश्रमों का वर्णन है। और ये आश्रमों का भी नाम याद रखिएगा क्रमानुसार: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 साल तक शादी नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद शादी करना। ये यहाँ के ब्रह्मचर्य का यही मतलब है, ठीक है। उपनिषद से इतना याद रखें। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बो, बोगज कोई अभिलेख, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख, ये अभिलेख है, ठीक है। ये अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है? वैदिक आर्यों के बारे में, ठीक है, वैदिक आर्यों के बारे में। हालांकि ये सब चीजें सारे मिथक मिथक घोषित हुआ है, वो बता दूंगा क्या क्या मिथक है। बोगस जो कोई बोगस कोई अभिलेख कहाँ है भाई?
इसके बारे में क्या याद रखेंगे? विश्व का सबसे पुराना प्राप्त अभिलेख, सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना, इससे पहले कहीं भी अभी तक नहीं पाया गया है कोई अभिलेख। ठीक है, कब ये अभिलेख लिखा गया था? 1400 BC में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसकी प्राप्ति कहाँ हुई थी? एशिया माइनर में। एशिया माइनर का मतलब होता है, एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया, माइनर मतलब मध्य होता है। ठीक है, मध्य एशिया, मध्य एशिया में। और मध्य एशिया तो बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे देश है उसमें। एग्जैक्ट लोकेशन टर्की, तुर्की। ठीक है, ये है लोकेशन बोगस कोई अभिलेख का। इस अभिलेख के आधार पर कई विद्वानों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत ई के आधार पे, बोगस कोई अभिलेख के आधार पे जो इसने मैक्स मुलर ने जो मैक्स मुलर ने एक ये प्रतिपादित किया है परिसंकल्पना कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। मगर अभी आपने सुना होगा बहरीन में, क्यों? क्योंकि देखो, चलिए बाद में हम बताते हैं इसको, पहले ये जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ये किस लिपि में लिखा हुआ है? और मैं जब 5 क्लास में पढ़ता था तब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया था, और मतलब एक सनसनी फैल गई थी पूरे आसपास के शहरों में कि ये किताब में दिया ही नहीं है ये क्वेश्चन कि ये किस लिपि से, ऐसे आया था क्वेश्चन, किलाक्षरी की किस देश की लिपि थी, किस देश की लिपि थी। ठीक है, तो इसका बहुत दिनों तक मैं 10 साल 10वीं तक पढ़ता रहा, लेकिन कहीं मुझे मिला ही नहीं, और उसके बाद मैं भूल गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि किलाक्षरी जो लिपि थी वो तुर्की की लिपि थी मध्य एशिया में। अभी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, तो मैं आश्चर्य हो गया कि भाई मेरा बचपन का एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। मेरे टीचर को भी कहीं से ढूंढ के नहीं मिला था, तो उन्होंने बताया था ग्रीस और मिस्र की ऐसे ही उन्होंने बता दिया था। ये भी थोड़ी बहुत सही है भाई, ग्रीस तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, मिस्र पड़ जाता है, तो जो भी हो जाए उसमें कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये किलाक्षरी लिपि में लिखा गया है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है, जो वैदिक वैदिक साहित्य में हम लोग देवता पढ़ते हैं ना, इसमें 4 देवता का जिक्र मिलता है। वैदिक साहित्य के 4 देवता का यहाँ जिक्र मिलता है। अश्विनी कुमार का इसी अभिलेख में, अश्विनी कुमार का वैदिक नाम, अश्विनी कुमार तो मॉडर्न नाम है इसका, वैदिक नाम नास्तस्य है, नास्तस्य। ठीक है, इनका जिक्र है, मित्र का है, वरुण का है, और इंद्रदेव का है। ठीक है, तो यही इसी से आधार लगाया गया कि भारत में जो वैदिक साहित्य चल रहा है वहां पे ये जो देवता है उसमें से 4 देवता का वहां जिक्र मिलता है भाई। तो इसी अनुसार से कहा गया कि वो उधर से आया है, मध्य एशिया से आया हुआ है। ठीक है, इस इसको खोजा कौन था भाई? बोगस कोई अभिलेख को? विंकलर। विंकलर का ह्यूगो विंकलर। कई जगह पे विंकलर का आपको नाम आगे पढ़ना पड़ेगा। ह्यूगो विंकलर ने ये ऐसे ही पुरातत्व मैंने पूरा फेमस पुरातत्व ज्ञाता थे। ठीक है, ह्यूगो विंकलर ने इसे खोजा था। ठीक है, मगर इसमें और भी विद्वान है, वो कहते हैं कि भाई आप कहते हो आर्य आए हैं मध्य एशिया से, ठीक है। दूसरी बात, ये द्रविड़ को बोल कहते हो कि ये प्योर यहीं के हैं। तो आप अगर देखा जाए वैदिक साहित्य का आर्य जो उत्तर भारत के लोग हैं उसमें कम प्रभाव है, और द्रविड़ में ज्यादा प्रभाव है। क्यों? द्रविड़ लोग पूरी अच्छे से वैदिक साहित्य को मानते हैं, जो भी द्रविड़ थे इनके तुलना में ज्यादा। तो ये संभव ही नहीं है कि आर्य उधर से आए हैं। आर्यों के बारे में अभी बहरीन में आप देखा हो, बहरीन में अभी खुदाई से सेम अभिलेख मिला, यही सब देवताएं निकल के आए। इराक में भी मिला,
इराक में अभी कुछ ही दिन की बात है, इराक में भी सेम मिला, उज्बेकिस्तान में खुदाई में भी सेम मिला है। तो ये सब चीजें झूठ कहती है, ये हर जगह फैला हुआ था, ये प्रमाण मिलता है। मतलब नया थॉट ऑफ मतलब जो थॉट विकसित हुआ है उसमें ये प्रमाण मिलता है कि ये हर जगह, प्रत्येक जगह, हर कोने में थे, सिर्फ मध्य एशिया में नहीं था, ये हर जगह थे इंक्लूडिंग इंडिया। तो इतना चीजें आप याद रखिए। बोगज कोई अभिलेख को लेके किताबों में अभी जो लिखा हुआ है वो बता दिया, उसी से क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात इसका और प्रमाण देखिए, गोरिक में कहाँ से प्रमाण मिलता है, झारखंड वैदिक साहित्य, वैदिक मतलब वैदिक साहित्य के बारे में हम कहाँ से पता चलता है, गोरिक मृद भांड से। ठीक है, मृद भांड मिट्टी का भी बना होता है और कहाँ से इसका धातुओं का भी होते हैं। ठीक है, गोरिक मृद, गोरिक का इंग्लिश में मीनिंग होता है औचरे, गेरुआ कलर को कहते हैं भाई गोरिक। ठीक है, गेरुआ कलर का होता है, इसीलिए इसे गोरिक मृद भांड कहते हैं। इसको इंग्लिश में ओसीपी कह के बुलाते हैं। ठीक है, ओसीपी मतलब औचरे, औचरे कलर्ड पोटरी। ठीक है, ओचरे कलर्ड पोटरी। तो ओसीपी से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है भाई, इससे हमें ये पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, गेरुआ कलर का जो पोटरी है ना, उसे पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ये याद रखिए, ओसीपी से पूर्व वैदिक काल, और पीजीडब्ल्यू से उत्तर वैदिक काल की, पीजीडब्ल्यू से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो इसको हम थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं, पीजीडब्ल्यू। अभी ओसीपी के बारे में पता करते हैं। कई जगहों से ओसीपी मिला है। ठीक है, औचरे कलर्ड पोटरी कई जगहों से मिला है, गोरिक मृदभांड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये मृदभांड की प्राप्ति स्थल से भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये प्राप्ति स्थल में इसका नाम जरूर याद रखें, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, ओसीपी कहां से प्राप्त हुए, अतरंजी खेड़ा, इसका नाम तो 100% याद रखे। उसके बाद अहिछत्र, अहिछत्र सेफई से मिला है। सेफई किसका घर है भाई, पंकज? सेफई किसका गांव है? सर नहीं पता। मुलायम सिंह यादव का गांव है, ये न्यूज में हमेशा बना रहता है। ठीक है, उसके बाद बिसोली से मिला है, बिसोली, ये बिसोली बदायूं जिला में है भाई, यूपी के बदायूं में मिला है, बदायूं जिला में। राजपुर परसू, परसू, उसके बाद जो लाल किला है, अपना लाल किला जो है ना, उसके अंदर भी मिला है, और नसीरपुर भी मिला, नसीरपुर में मिला है। इतना चीज जगह से, और भी इसके पचासों पचासों पुरातत्व स्थल है जहां से ओसीपी मिला है। मगर आपको भूलना नहीं है अतरंजी खेड़ा को, अहिछत्र को और बिशोली को। ठीक है, और ज्यादा हिम्मत है तो राजपुर परसू भी याद कर लो, लाल किला का प्रांगण भी याद कर लो, नसीरपुर भी याद कर लो। ठीक है, लेकिन ये बिशोली, अहिछत्र और अतरंजी खेड़ा को भूलने का नहीं। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा छोड़ दो, ज्यादा याद मत करो, इसी से क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, नोट्स में मिल जाएगा अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो। ओसीपी कहाँ से मिला एक बार बता दो पंकज। सर अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, सेफई, हाँ, बिसोली, राजपुर, बिशोली, राजपुर परसू, हाँ, हाँ, लाल किला, नसीरपुर। वेरी गुड। ये दिल्ली में ही है नसीरपुर, खोज के देखो, दिल्ली में नसीरपुर अभी बड़ा मार्केट बन गया है। ठीक है, उसके बाद पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है भाई, पीजीडब्ल्यू का पेंटेड
पेंटेड ग्रे, अब देखो ग्रे कलर का है, वो गेरुआ कलर का था, ओचरे कलर का था, ग्रे वेयर। ठीक है, इससे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये कहाँ मिला है, देखो वही अहि छत्र में। अहि छत्र कहाँ है, अहि छत्र दो जगह है भाई। अहि छत्र एक नागौर जिला में है, कहाँ नागौर जिला बोले तो राजस्थान में। अहि छत्र में इसकी राजधानी थी ना, चौहान वंश की पहली राजधानी अहि छत्र थी, बाद में अजमेर हुआ था। और एक अहि छत्र कहाँ है, बरेली में, मैं बताया हूँ किसी वीडियो यूपी। में। एक सर पांचाल बरेली का यूपी सर। में। हाँ, तो ये बरेली जो है, बरे बरेली अहि छत्र ये पंचाल की राजधानी भी थी, पंचाल। ठीक है, पंचाल का अहि छत्र और काम्पिल ये दो राजधानी थी जब जनपद काल था उस समय। तो ये बरेली वाला अहि छत्र में मिला है क्या, दोनों। ठीक है, ओचरे भी और ग्रे भी, ठीक है, दोनों मृदभांड। ठीक है, ये 1940 और 44 में अहि क्षेत्र में खूब बड़ा एक उत्खनन चला था। ठीक है, इस 4 साल के भीतर ही बहुत सारे मृदभांड वहां से निकाले गए थे भाई। उसके बाद ये कहते हैं पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्र में कई जगहों पे मैंने बहुत ज्यादा मृदभांड मिले हैं भाई। पीजीडब्ल्यू, हिंदी में इसे कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, हस्तिनापुर देखिएगा, हस्तिनापुर भी पूछ सकता है भाई। हस्तिनापुर ये जगह है जहां पे दोनों तरह के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, दोनों तरह के हस्तिनापुर में मिले हैं। तो इतना चीजें आपको याद रखना है, इतना ही अभी रखते हैं क्लास 6 में, बाद में आगे पढ़ते हैं, ये चलता रहेगा।